आइए थोड़ा आगे आइए। अब इस टेबल के आप आखिरी व्यक्ति हैं। मेरी चर्चा का विषय आज ये था कि पिछले 24 घंटों में और पीछे भी चुनाव की घोषणा के बाद इतनी तेजी से नेता सिर्फ बीजेपी में ही नहीं आ रहे, दूसरी पार्टियों में भी जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने जनता को जागीर बना के रखा है कि पिछली बार वो किसी पार्टी से आओ, इस बार हमारी से चले जाओ, और जनता का कोई डर या जनता के प्रतिशोध या जनता के प्रतिरोध का डर पार्टियों के भीतर से समाप्त हो गया है? क्योंकि इतनी ध्रुवीय राजनीति हो गई है कि सबको पता है कि तय है कि इधर वाले इधर, उधर वाले उधर। तय कुछ नहीं है। जब ये तय है, ईवीएम का एब्रीविएशन करने पर जब ये पता चलने लगे कि एवरी वोट फॉर मोदी, तो जनता चाहे इधर भागे चाहे उधर भागे, उसका तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब रही बात, चुनाव आयोग अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर वीवीपैट पर राजीनामा ले लेती है, जो कि असंभव है, कंटेम्प्ट भी हो जाएगा, तो उसको राजीव कुमार बर्दाश्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ईवीएम हटना नहीं है, ये पक्का जाना। अब रही बात जनता में भगदड़, जो लोग ये तर्क देते हैं, मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए। 2014 में चुनाव हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय जो ईवीएम थी और इस समय जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ऐसा क्या हुआ? और उसके पहले 2007 में, 2011 में, 12 में गुजरात के चुनाव हुए, तो राज्यों के अलग अलग चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, तेलंगाना का भी हुआ, कर्नाटक का भी हुआ, मध्य प्रदेश का। तो आप बीजेपी की जीत को हमेशा ईवीएम की जीत ठहरा के खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है कि नहीं? ऐसा है कि जब देश में मोदी के आने के बाद जो ईवीएम की संख्या 25,000 थी, उसको मोदी जी ले गए 1.25 लाख और 1 लाख खाली ईवीएम की मशीनें रख करके, और इलेक्शन के बाद उन मशीनों के अंदर कौन सी खुरापात करके मशीनें बदली जाती हैं, किस रूप में बदली जाती हैं, कैसे बदली जाती हैं, ये सारा खुलासा धीरे धीरे चैनलों पे भी आ रहा है और बौद्धिक संपर्क इस पर लगातार सतत संघर्ष भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ईवीएम 2007, 13, 12, 17 की बात चल रही थी, तब तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस पर कोई इशू नोटिस या गाइडलाइन नहीं, डायरेक्शन नहीं पास किया था। आज ही क्यों कर रही है? क्योंकि आज ये पुष्ट हो रहा है कि नहीं, ईवीएम से छेड़छाड़ हो रहा है। व्हाइट पट्टी पर ब्लैक पट्टी डालने का औचित्य क्या था? हमने वोट डाला, व्हाइट पट्टी पे आया, उस व्हाइट पट्टी को आपने ब्लैक पट्टी में कन्वर्ट कर दिया और उसके वीवीपैट को भी देने से आपने इनकार कर दिया, देखने से इनकार कर दिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत और लोकतंत्र की जो पैमाना तैयार किया गया था, उस पर सरकार बिल्कुल ही अमल नहीं करना चाहती। जहाँ जीते वहाँ ईवीएम ठीक है, ये कर्नाटक जीते ईवीएम ठीक है, बंगाल में ममता जी जीती ईवीएम ठीक है, और जहाँ जहाँ ये हारे वहाँ ईवीएम पर आरोप 1.25 लाख नहीं 14 लाख मशीनें लगती हैं। ईवीएम में 14 लाख मशीनें लगती हैं, और ईवीएम में जैसे हर तमाम मशीनें खराब होती हैं, दुरुस्त की जाती हैं, दूसरी मशीन आती है, उसी तरह से ईवीएम का भी हाल है। ईवीएम जो गड़बड़ होगी, दूसरी मशीन बनाई जाएगी, दूसरी मशीन आएगी। अब देखिए, ये 24 में इनका एकदम अंतिम चरण पर है। ईवीएम लाया कौन था? राजीव गांधी। ईवीएम कांग्रेस के जमाने में। हाँ, तो जब लाए थे तब से कई चुनाव हुआ। ईवीएम में याद बता रहे नोटिस, अभी वकील हैं हाई कोर्ट के, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ईवीएम में सबसे पहले विरोध भाजपा ने किया था, आपको याद हो? मालूम है 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 2009 के आए और ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी थे। तो बहरहाल मैं जरा कुछ, नतीजा ये हुआ कि वीवीपैट आने लगा सुप्रीम कोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि वकीलों का एक धड़ा पूरे देश में है जो ईवीएम के खिलाफ लगातार सड़क पर और
अदालत में लड़ाई लड़ रहा है, अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना कहना है, लेकिन मोटे तौर पर चुनाव आयोग ने हमेशा इस चीज़ को, और एक बार इस तरह की चर्चा पर चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया भी था और उन्होंने कहा था कि वो आकर के ये दिखा सकते हैं। दूसरी बात, चुनाव में इतनी बड़ी जनसंख्या में तमाम विपक्ष शासित राज्य भी हैं और तमाम बीजेपी शासित राज्य भी हैं, और इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी चुनाव के दौरान लगाए जाते हैं। अभी तक उन मतदान में लगाए गए और वोटिंग में लगाए गए, मुझे आज तक एक सरकारी कर्मचारी नहीं मिला जिसने कहा हो कि कहीं उसे गड़बड़ी दिखाई दी है। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से दूसरे टेबल पर बात करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी तो राजनीतिक दल से आपकी प्रतिबद्धता थी और बाद में आप हाईकोर्ट के जज बने। हमारा ये कहना है कि देखिए, राजनीतिक आप किसी न किसी विचार से होंगे। आज जो लोग दक्षिणपंथी राजनीति करते हैं, पूंजीवादी राजनीति करते हैं, वो कहीं हैं। जो लोग वामपंथी राजनीति करते हैं वो कहीं हैं। जो मध्यम मार्गी राजनीति करते हैं वो कहीं हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई वकील हाईकोर्ट का 27 साल वकालत करेगा और कोई विचार ही नहीं होगा उसका। इसका मतलब कि उसका केवल विचार उसके व्यक्तिगत, हम तो समझते हैं विचार शून्यता वह ऐसा होता है कि विवेक शून्यता तक पहुंच जाता है, और ऐसे मनुष्य को मैं मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो विचार होना जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक ऐसे वकील का नाम रिकमेंड किया है जो सीपीएम का कैंडिडेट था। कॉलेजियम ने कहा कि किसी भी पार्टी का किसी भी विचार का कैंडिडेट होना उसके जज होने के लिए बाधक नहीं हो सकता। ये अभी आया था। अभी आया। तो हमारा यह कहना है कि केवल देखिए, देश की एकता अखंडता के प्रति जजेस शपथ लेते हैं। अगर उनकी एक्टिविटी आतंकवादी गतिविधियों में है और दूसरे तरह की खराब क्रिमिनल एक्टिविटी है तब तो अलग बात है, लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि तो भाई उनका मिशन है कि हम वामपंथ से देश का विकास करेंगे, कोई कहता है हम दक्षिणपंथ से करेंगे। ये तो विचार हैं। ये कभी आज मान लीजिए दक्षिणपंथी हावी हैं, कल वामपंथी हावी थे, परसों फिर वामपंथी हावी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सत्ताधारी दल में दूसरे विपक्षी दलों के जाने के नेताओं का जो सिलसिला है, और मतलब इसमें छोटे बड़े चेहरे सब शामिल हैं और बहुत आरोप वाले भी हैं कि जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कहा उन्होंने पाला बदल लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा कर रही है और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये उनकी लोकप्रियता, पार्टी की मजबूती, इलेक्शन में वापसी के पुरजोर संकेत, इससे ये माना जाए या ये माना जाए कि जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, दरअसल सबकी ज़रूरत है। अब वो भारतीय जनता पार्टी वो संघ परिवार वाली पार्टी या जो संघ से निकलेगा पूर्णकालिक कार्यकर्ता वही आएगा, जो विचार जो मन करे जहाँ से मन करे आ जाए और टिकट ले ले। देखिए, इस पे हमारा कहना है, इसके दो व्यू हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से भाजपा हमेशा डरती है, और चूंकि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आधार है, देश के किसी कोने में आप चले जाइए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव जीतना हारना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना अपना पीठ ठोक ले, अभी उस पोजीशन में नहीं है। छत्तीसगढ़ के सम्मेलन में मैं कांग्रेस का जो हुआ था उसमें गया था, मैंने देखा पूरे राष्ट्र के हर प्रदेश के छोटे छोटे टेरिटोरियल जो टेरिटरी कही जाती है उसके लोग थे, सबके अलग अलग कैंप बने थे। तो इसलिए कांग्रेस हमेशा, भाजपा हमेशा कांग्रेस से डरती है और उसको झटका देने की एक रणनीति बना लिया है। अरे कितने सांसद जीती कांग्रेस 14 में और 19 में, भाजपा कांग्रेस से क्यों डरेगी? अरे इसलिए डरेगी कि उसका जनाधार है, वो जीते चाहे हारे। आज भी वहाँ राजस्थान में जो असेंबली में चुनाव हुआ था, आप तो वहाँ गए थे, 12% वोट मिला था निर्दलियों को, छोटे दलों को। 39% मिला था कांग्रेस को, 39% भाजपा को मिला था, और ये 12% वाले आ गए सब कांग्रेस में। तो कांग्रेस से नहीं डरेगी, कांग्रेस से बिल्कुल डरेगी। मध्य प्रदेश में केवल 8% का इजाफा हुआ, और उसके भी बारे में तरह तरह के हम लोग सोचते हैं कि कमलनाथ को जो करना चाहिए था नहीं किया, छोड़ दिया, अपने इंटरेस्ट में छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में ये का फार्मूला आप वहाँ बता रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में काहे नहीं बताते? आप इसी शहर में, हाँ एक बात चर्चा प्रयागराज की कर रहा हूँ, तो एक मिनट एक जिक्र कर दूँ।
उत्तर प्रदेश में जब इंडिया गठबंधन ने सीटों का बंटवारा गठबंधन किया तो प्रयागराज, इलाहाबाद, जो कि गांधी परिवार का